आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कोटद्वार वाले मामले में अब कार्रवाई शुरू हुई है। इतना हल्ला हंगामा करने के बाद, मीडिया कवरेज करने के बाद, पुलिस को कन्फ्रंट करने के बाद अब कहीं जाकर के कुछ सुगबुगाहट नजर आ रही है। आपको बताएं, उत्तराखंड पुलिस ने कोटद्वार मामले में जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है। एसपी पौड़ी के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। इस पूरे मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है और उसमें उस व्यक्ति का नाम दीपक बजरंगी बताया जा रहा है। और ये व्यक्ति दीपक बजरंगी घटना के दिन एक वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए देखे जा रहे थे। दीपक बजरंगी को उसके आवास से गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर प्रदीप नेगी हैं, उन्होंने बताया है कि इसमें दीपक बजरंगी निवासी गाड़ी घाट कोटद्वार भड़काऊ बातें कर रहा है, अभद्र टिप्पणियां कर रहा है और इस वीडियो का संज्ञान लेकर के बृहस्पतिवार रात गिरफ्तारी की गई है। मामले की जांच शुरू कर दी है और इस विवाद में, हालिया विवाद में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इस पूरे संवेदनशीलता को देखते हुए अब एसपी सर्वेश पंवार खुद कोटद्वार पहुंच गए हैं और वहां पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तो इस मामले में इतना पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर है कि अब अपनी फेस सेविंग के लिए पुलिस को कार्रवाई करनी होगी और करनी भी चाहिए कि अगर दोबारा कुछ ऐसा होता है, ऐसी नज़ीर पेश करनी चाहिए कि सामने वाला पलट करके कभी दोबारा ऐसा कुछ करने की जुर्रत ना करे। लेकिन अब फिर हमारा जो मूल सवाल है वो वहीं पर केंद्रित है कि ये तो एक अलग मामला है। जो दीपक बजरंगी को गिरफ्तार किया है वो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन जिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जिस बीजेपी के नेता सौरभ नौटियाल जिनसे हमने भी बात की, ये सब लोग वहां पहुंचे दीपक के जिम के बाहर 31 जनवरी को, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर आप सबने देखे हैं, टीवी मीडिया पर कम कवरेज हुई है, लेकिन हमारे जैसे इंडिपेंडेंट पत्रकारों ने, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो दूसरे पत्रकार हों, सब लोगों ने जाकर के तमाम कठिन सवाल पुलिस के सामने पेश किए और कहीं ना कहीं कलई खोल दी प्रशासन की कि भाई आप किस तरीके से दीपक पर तो एफआईआर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने कुछ लोगों के साथ बदसलूकी की। जब उन्होंने बाबा गारमेंट्स वाले बाबा वकील को रेस्क्यू किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से और ये लिखा एफआईआर में कि उन्होंने पैसे 3,000 रुपए छीने और मोबाइल छीना और धक्का मुक्की की, जातिगत टिप्पणी करी, ये सब सारी बातें एफआईआर में लिखी हैं। तो दीपक के खिलाफ मुकदमा हो गया इसलिए क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग और बजरंग दल के आगे दीवार की तरह आके खड़े हो गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल के कार्यकर्ता जो उस दिन बुजुर्ग के साथ बदसलूकी कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं। और 31 तारीख को जो बजरंग दल के कार्यकर्ता आकर के, जिनकी फोटो कल भी हम दिखा रहे थे और आज भी दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, एसपी सर्वेश पंवार का एक बयान हमारे पास है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोटद्वार में शांति है और कानून व्यवस्था बनी हुई है। हम चाहते हैं कि आप उस बयान को एक बार फिर से सुन लें कि जिले के कप्तान क्या कह रहे हैं। देखिए, फिलहाल अभी कोटद्वार शहर में शांति है। इसके साथ साथ एहतियातन के तौर पर हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट शहर के अंदर किया हुआ है। बाकी जितने शहर के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ भी पुलिस के द्वारा मीटिंग की गई है। कुछ सम्मानित लोगों के द्वारा भी जनता से अपील की गई है सौहार्द बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। और मेरी तरफ से भी यही अपील है कि माहौल को तनाव ना पैदा करें, माहौल में शांति बनाए रखें जैसे अभी है। और अगर कोई इस चीज़ को प्रभावित करता है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति या चाहे कोटद्वार शहर का ही हो, अगर इसमें कोई भी उस तरीके से माहौल ख़राब करता है, जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा एज पर लीगल दिस थिंग, उसे हम इंश्योर करेंगे। अब देखिए, इतना पहरा हो गया है कि वहां पर हर बाहर से आने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है कोटद्वार में। अगर उत्तराखंड का नंबर नहीं है, दिल्ली का नंबर है, यूपी का नंबर है, तो हर गाड़ी को जांचा जा रहा है, फिर अंदर जाने दिया जा रहा है। यही एहतियात अगर 31 तारीख से पहले बरता होता तो देहरादून से और आसपास के जिलों से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता आकर के जिन्होंने हल्ला हंगामा किया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, वो
नहीं होता। अब इन दिनों उत्तराखंड पुलिस या उत्तराखंड प्रशासन उन तमाम मामलों को लेकर के हाईलाइटेड है जो किसी भी प्रदेश के सीएम या किसी भी प्रदेश के पुलिस के लिए ठीक नहीं। देखिए, अब वहां की विधायक हैं, उनका एक बयान आया, वो कह रही हैं कि कोटद्वार शांति प्रिय प्रदेश है, लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है, मीडिया वाले क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। अरे कुछ हुआ है तभी तो आ रहे हैं। आइडली तो विधायक जी आपको जाना चाहिए दीपक के पास, कहना चाहिए कि आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप विधायक हैं। अच्छा, बाहर से कौन आया था? बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे। तो हम चाहते हैं एक बार विधायक जी का भी बयान सुनिए कि वो किस तरीके से कह रही हैं कि यहाँ कोई ना आए, अब यहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई है, शांति भंग करने की मंशा से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद है सामाजिक चीज को पॉलिटिकल कर देना और तुरंत से उसको पॉलिटिकल कर देना। ये चीजें गले नहीं उतरती हैं। इसमें हर तरह का व्यक्ति अब कूद गया है और इस तरह की बातचीत हो रही है जैसे कि कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम हैं हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। आपने विधायक को सुना, लेकिन मूल सवाल वही है कि दीपक पर एफआईआर क्यों, दीपक पर कार्रवाई क्यों, दीपक पर एफआईआर करने का क्या तुक है? इस सवाल का जवाब अब तक पुलिस ने नहीं दिया है। अब एसआईटी बन गई है, एसआईटी जांच करेगी और एसआईटी ये फैसला करेगी कि भाई कौन किसकी क्या दोष है, और हम इस खबर को ट्रैक करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस खबर पर चर्चा बनी रहे ताकि पुलिस की जवाबदेही हो, पुलिस कार्रवाई करे। ऐसा नहीं है कि रात गई बात गई। ये मामला ऐसा मामला है कि अगर इस मामले पर अगर हम सब चुप रहे तो ऐसे मामले और बढ़ते जाएंगे। जाहिर सी बात है दीपक को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दीपक भी अब तक ये समझ नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उनके खिलाफ एफआईआर क्यों की गई। हम चाहते हैं कि जो हमने दीपक का इंटरव्यू किया था उसका अंश एक बार आपको वापस से सुना दें। आप पर एफआईआर दर्ज करी, पुलिस वाले आपसे आए, आपसे पूछा, आपने पूछा उनसे कि आप पर एफआईआर क्यों की उन्होंने? मेरी तो मगर ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरे पर एफआईआर क्यों करी, और एफआईआर जिनके ऊपर करनी थी चलो उनके ऊपर तो करी, मगर मेरे ऊपर क्यों करी मेरी ये समझ में नहीं आया। क्योंकि घुसे वो थे कोटद्वार में और देहरादून से आए हैं कोटद्वार में और उन्होंने जो बवाल किया है 150-200 लोगों ने, मैं अकेला था, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर कार्रवाई की है। एक 70 साल के बुज़ुर्ग को मैंने बचाया है, उसकी मेरे को या तो सज़ा मिली है, एक अच्छा काम मैंने किया है, शायद उसी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर की है। ये पुलिस प्रशासन का मेरे को समझ नहीं आया कि मेरे ऊपर एफआईआर करी क्यों। आज जैसे हमें मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे, हम पीछे से चल करके आए हैं, क्या आपसे ये पुलिस बोल रही है कि मीडिया से अब दूर रहो, इंटरव्यूज़ मत दो? हाँ, थोड़ा बहुत तो बोल ही रहे हैं वो कि अब ख़त्म करो, यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अब जितना इंटरव्यू होंगे उतना कम रहेगा। क्योंकि वो खुद ही नहीं चाह रहे कि कोई अंदर आए, बॉर्डर के अंदर आए, क्योंकि कुछ टाइम पहले माहौल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो अब वो किसी को अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। तो आपसे बोल रहे हैं थोड़ा सा मीडिया से दूर रहो, अब जो होना था हो गया। अब चाहिए रहे हैं कि वो मीडिया से थोड़ा सा दूर हो, ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो। फिर मैंने बोला भी है जो आएगा तो हम उनको रोक कैसे सकते हैं, वो अपनी इच्छा से आ रहे हैं, अपने मन से आ रहे हैं, अपने प्यार से आ रहे हैं, और मुद्दा कुछ ऐसा ही है तो इंटरव्यू वाले तो आएंगे। तो उन्होंने सोचा कि आप बात करेंगे तो मीडिया को बॉर्डर पर ही रोक दो। अच्छा, ये बात बताइए, आपने पहले ये बोली है दीपक, आप का कुछ पॉलिटिक्स से कभी लेना देना रहा, कभी कुछ नहीं? देखो भैया, पॉलिटिक्स मेरे को करनी तो है नहीं, मेरे को ऑफ़र भी आ रहे हैं, मैं आपको सही बताऊं, मगर मैंने उस रास्ते जा रही नहीं जो मैंने कभी सोचा नहीं है। पहले कभी पॉलिटिक्स में इच्छा रही हो? पहले कभी? मैं बहुत टाइम से कॉलेज लाइन में रहा हूँ,
सपोर्ट किया है सबको, मगर पॉलिटिक्स में जाने का कभी भी मन नहीं था, कभी भी नहीं था, और ना कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरी विचारधारा इन लोगों की विचारधारा से बहुत अलग है। बस हाँ, ये होता है कि अदरवाइज़ किसी पार्टी में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, XYZ, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अदरवाइज़ कोई भी पार्टी हो, अगर किसी व्यक्ति की मेरे को विचारधारा अच्छी लगती है तो मैं उसको खुला सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा उसकी विचारधारा से मिलती है। नहीं तो अदरवाइज़ ऐसा मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब आप वहाँ पर थे, जब उन बुज़ुर्ग को, वकील साहब को ये लोग उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे, तो आप पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, एक आम आदमी की तरह आपको लगा कि गलत हो रहा है। यूजुअली अक्सर पॉलिटिशियन ऐसा करते हैं, आम आदमी हिम्मत नहीं करता है। आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इन लोगों को के सामने खड़े हो जाएं? और वैसे बजरंग दल का कैरेक्टर सब जानते ही हैं किस तरीके का है। देखो भैया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में 3 कैटेगरी के हिंदू हैं। 3 कैटेगरी के हिंदू हैं। एक तो फर्स्ट वो है कि जो दंगा हो रहा है उसको भड़काने का काम करते हैं, और एक वो होते हैं कि जो चुप करके देखते रहते हैं और बोलते हैं कि यार गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मगर जाते नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उन दोनों कैटेगरी में से नहीं हूँ। जहाँ पर गलत हो रहा होता है मैं जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये दंगा शांत हो जाए। और किसी एक समुदाय को अगर तुम परेशान कर रहे हो, या अदरवाइज़ किसी को भी परेशान कर रहे हो, चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, तो मैं उसमें एंटर करता हूँ। और मेरा जाने का, मेरे अंदर से दिल ही मेरा ये करता है, नहीं यार इसको जाऊँ और इसको रोकूँ, और ये जो कर रहे हैं ये चीज़ गलत कर रहे हैं, इसको रुकाऊँ। तो आप उस दिन जब आ गए घर वापस, जिस दिन आपने बुज़ुर्ग को बचाया, तो आपको एक आध जगह मीडिया वाले ने फ़ोन किया होगा, वीडियो भी वायरल हुई। आपने सोचा था कि बजरंग दल, इतने सारे लोग आपके बाहर से, देहरादून से आपको पीटने के लिए, आपके जिम पर हमला करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए आ जाएंगे? देखो भैया, जब ये मैटर हुआ तब तो मैंने बड़े प्यार से इसको सुलझाने की कोशिश करी, उनको समझाया भी था मैंने उस टाइम पर। तो मैंने इतना डीपली नहीं सोचा था ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि ये नेशनल लेवल पर पहुंच जाएगा, कि मेरे को लोगों के वहाँ से कॉल आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ये मेरे को अब जाके पता चल रहा है कि यार ये वाकई में ये मुद्दा बहुत ख़तरनाक है, लोग बाग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये मैटर शांत हो जाए। तो मैंने इतना तो नहीं सोचा था कि फिर उसके बाद जो ये ड्रामा हुआ है, जो भी कुछ ये हुआ है कि ये 150-200 लोग आते हैं देहरादून से, तो मैंने यार ये तो कुछ ज़्यादा ही बवाल हो रहा है। तो मैंने कहा ये कैसी, मैंने कहा मेंटेलिटी के लोग हैं, कैसी सोच के ये लोग हैं कि मैंने कहा ऐसा काम कर रहे हैं कि ज़रा सी बाबा की शॉप का नाम चेंज करने के पीछे इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं। तो मेरे तो ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती बात कि ये लोगों की मेंटेलिटी कैसी है और सोच कैसी है। मैंने कहा ये बजरंग दल के लोग आए यहाँ, 100-150 लोग थे, आप अकेले थे, आपको डर नहीं लगा? मैं देखा, वीडियोस देखा, आप भी खड़े हो गए कन्फ्रंट करने के लिए, उनका सामना करने के लिए। आपको लगा नहीं कि चला जाऊं घर, चुप जाऊं, फिर पुलिस आपको ले गई, थाने में बैठा दिया, डर नहीं लगा आपको? देखो भैया, मैं सीधी सी एक बात बता दूं, मेरे को डर लगता है मेरी माँ से, मेरी फैमिली से, और उसके बाद मुझे सबसे पहले डर लगता है मेरे भगवान से, क्योंकि इन जैसे को मेरे को जवाब नहीं देना है। जवाब मेरे को मेरी माँ को देना है, और मेरी माँ ने लोगों को देना है। क्योंकि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, तो मेरी माँ से लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तुम्हारे बेटे ने क्या कर दिया। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ तो उससे मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का शर्मिंदगी से मेरे माँ का सर झुके और वो किसी से नज़रें मिलाकर बात ना करें। तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता, मेरी माँ को नहीं लगता, मेरी फैमिली को नहीं लगता कि दीपक ने कोई गलत काम किया है, उनके बेटे ने कोई गलत काम किया है। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। किसी बुज़ुर्ग को, अगर जो बुज़ुर्ग की एज है 70 से 75 साल, उसकी मैंने उनसे बचाया है, तो मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि मैंने गलत काम किया। और डरता तो मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये 150 थे, 200 थे या 2000 थे, मैं फिर भी जाता, क्योंकि ये मेरी फैमिली को गाली दे रहे थे, मेरी माँ को गाली दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात भैया, उस टाइम का जो टाइम था, ये जो लड़के आए हैं, मेरे जिम में 2 लेडीज़ एक्सरसाइज कर रही थी और 2-3 लड़के, 3-4 लड़के भी एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मेरी आंख से आंसू आए हैं, मेरी रूह काँप गई उस टाइम पर। उनको देख के नहीं काँपी, वो रूह मेरी इसलिए काँपी क्योंकि मेरी माँ भी उन्हीं के बगल में खड़ी हुई थी। और वो आपकी मदर थी वहाँ पे? बिल्कुल, मेरी माँ वहाँ खड़ी थी। सोचिए कि कितना भावुक होगा, कि मदर वहाँ खड़ी थी जब उनके साथ गाली गलौज कर रहे थे, कि एक पहलवान जो शरीर से इतना मजबूत है, उसका दिल कितना कोमल है, कितना निश्चल, कितना ईमानदार, पाक साफ व्यक्ति है, जब माँ की बात आती है तो भावुक हो जाते हैं। तो आपकी मदर वहाँ खड़ी थी? हैं? हाँ, उस टाइम पर मेरी माँ खड़ी हुई थी वहाँ पर और वो गालियाँ दे रहे थे। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैं मतलब अंदर से बिल्कुल टूट गया उस टाइम पर। यार मेरी माँ खड़ी है और वो गाली दे रहे हैं, मेरी माँ कुछ नहीं कर पा रही है।
आज देखिए, आज आपकी माँ के साथ करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान के, 140 करोड़ लोग हैं आपके माँ के साथ। तो भैया ये बस आपने अर्न किया है अपनी माँ के लिए, दीपक जी, ये आपने अपनी माँ के लिए अर्न किया है। आज ये आप अपनी माँ के लिए परेशान हो रहे हो, आज पूरे 140 करोड़ लोग देश के आपकी माँ के लिए परेशान हो रहे हैं, वो सबकी माँ हो गई हैं। आप समझिए, आपने वो गौरव दिया अपनी माँ को। तो उस टाइम पर फिर कंडीशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई, तो मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया भैया। फिर मैंने कहा, मेरे को कम से कम, मैं मर गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच गया तो अपनी माँ से नज़रें मिला सकता हूँ कि हाँ मेरा बेटा था जो वो गाली दे रहे थे, और मेरा बेटा आया इतने लोगों से भिड़ने के लिए आया, इतने लोगों का सामना करने के लिए आया। तब मैं गया नीचे, मैंने देखा जाएगा जो होगा, तो मैं अकेला गया उनसे भिड़ने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। मैंने कोई बात नहीं, तो फिर पुलिस प्रशासन ने मेरे को पकड़ा, और पकड़कर जो है मेरे को थाने में पैक किया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को। और वो 4-5 घंटे तक पूरा यहाँ पर गाली गलौज करते रहे, जो उनके मन में आया गंद वो बकते रहे, मेरी माँ को लेकर, फैमिली को लेकर। और बस ये दिमाग में ये चलता रहा है, इन लोगों की मेंटलिटी, इन लोगों की सोच यहीं तक है।